नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानकृत क्लासेस के इस नए सेशन में। इसमें हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है स्थल रूप एवं जीवन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पृथ्वी पर किस तरह के स्थल रूप पाए जाते हैं और वहाँ पर जीवन किस प्रकार का होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थल रूपों के बारे में कि स्थल रूप क्या होते हैं। तो स्थल रूप जो है पृथ्वी के भौतिक स्वरूप होते हैं। इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इनका गहरा संबंध हमारे जीवन तथा पर्यावरण के साथ होता है। यानी कि पृथ्वी की इस ऊपरी सतह पर जो भी आकृतियाँ हमें दिखाई देती हैं, उन सभी को स्थल रूप कहा जाता है और इनको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की क्रियाओं से बनते हैं। एक होती है आंतरिक क्रिया और एक होती है बाह्य क्रिया और इनका गहरा संबंध हमारे जीवन के साथ होता है। पृथ्वी जो है वो हर जगह से एक जैसी नहीं है, कहीं पर ये ऊँची है, कहीं पर नीची है। तो इसी कारण जो है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्वरूप पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो स्थल रूप हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से ये 3 प्रकार हैं? तो इसमें है पर्वत, पठार और मैदान। ये जो स्थल रूप हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ 3 ही प्रकार के हैं। स्थल रूपों के इनके अलावा भी और प्रकार होते हैं, जिसमें एक है मरुस्थल। लेकिन ये जो 3 हैं पर्वत, पठार और मैदान ये मुख्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बहुत ऊँचा क्षेत्र होता है इसको हम पर्वत कहते हैं। ये जो आपको एक ऊपर उठा हुआ और ऊपर से समतल भाग दिखाई दे रहा है इसको हम पठार कहते हैं। और ये जो आपको बिल्कुल मैदानी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फ्लैट ज़मीन दिखाई दे रही है, इसको हम मैदान कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि ये स्थलरूप जो हैं, इन सभी स्थलरूपों में अलग-अलग प्रकार की जलवायु, पेड़-पौधे तथा जीव-जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है। यानी कि इन स्थल रूपों में, पर्वतों में, पठारों में, मैदानों में अलग-अलग तरह की जलवायु पाई जाती है और अलग-अलग तरह के पेड़-पौधे और जीव-जंतु पाए जाते हैं और मानव ने यानी हमने इन सभी स्थल रूपों में अपने आप को ढाल लिया है, जैसा इन स्थल रूपों की माँग थी उस तरह से। आगे है कि मानव विभिन्न स्थलाकृतियों में स्वयं को अनुकूलित या स्थिति के अनुसार ढाल लेता है। इसको हम लचीलापन कहते हैं, यानी कि रेज़िलेंस कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण के लिए जो पर्वतों में रहते हैं, उन्हें पर्वतों में साँस लेने में, चलने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, उनकी आदत होती है, उन्होंने अपने आप को उस अनुसार बना लिया है कि वो पर्वतों पर ज़िंदा रह सकें। और इसी तरह जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं लोग, उन्होंने अपने आप को मरुस्थलों के अनुसार ढाल लिया है। इसी को हम लचीलापन कहते हैं, यानी रेज़िलेंस कहते हैं। अब आगे बात करते हैं पर्वतों के बारे में कि पर्वत क्या होते हैं। तो पर्वत वह स्थल रूप होते हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊँचे होते हैं। यानी जो अपनी आसपास की भूमि से ऊँचा उठा हुआ भाग होता है, उसको हम पर्वत कहते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो पर्वत होते हैं, इनकी ऊँचाई समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक होनी चाहिए, यानी 900 मीटर से प्लस होनी चाहिए, तभी हम किसी भी स्थान को पर्वत कहेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो ऊपर ऊँचा उठा हुआ भाग है, इसी को हम पर्वत कहते हैं। अब पहचान कैसे करें हम किसी स्थान की कि हम उसको पर्वत कहेंगे, मैदान कहेंगे या पठार कहेंगे? तो इसकी पहचान जो है हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें है कि जो पर्वत होते हैं, उनका चौड़ा आधार होता है, यानी बेस जो है वो ब्रॉड होता है, खड़ी ढलान होती है, स्टीप स्लोप होती है और संकरा शिखर होता है, यानी जो पीक होती है वो नैरो होती है। जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये इसकी पीक है, तो ये देखिए बिल्कुल नैरो है और इसकी जो ये ढलान है, स्लोप है, ये बिल्कुल स्टीप है, एकदम खड़ी है और इसका जो आधार है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कितना बड़ा है, ब्रॉड है। तो इन 3 चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि कोई स्थान जो है वो पर्वत है या नहीं। अब यहाँ पे आपको स्नो लाइन के बारे में भी याद रखना है, इसको हम आगे भी देखेंगे, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए कि क्या होती है। तो स्नो लाइन एक ऐसी लाइन होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है, ये वाली, इसके ऊपर जो है बर्फ़ हमेशा रहती है, यानी 12 महीने यहाँ पर बर्फ़ रहती है, गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो और इसकी नीचे वाली जो जगह होती है, वहाँ पर बर्फ़ जो है वो गर्मियों में पिघल जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, पर्वतों पर जो है उच्च एल्टीट्यूड पर बर्फ़ हमेशा स्थायी होती है। ग्रीष्मकाल यानी समर सीज़न में कम एल्टीट्यूड पर बर्फ़ पिघल जाती है, जिसके कारण बारहमासी नदियों का निर्माण होता है। यानी कि वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई, जो उच्च एल्टीट्यूड हो वहाँ पर बर्फ़ जो है हमेशा रहती है, यानी 12 महीने रहती है, चाहे सर्दियाँ हों, चाहे गर्मियाँ हों। लेकिन जो कम एल्टीट्यूड वाली जगहें होती हैं, वहाँ पर जो है ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों में बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है और जब पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलती है, तो उस बर्फ़ के पिघलने के कारण बारहमासी नदियों का निर्माण होता है। ऐसी नदियों का निर्माण होता है जो कि 12 महीने बहती रहती हैं, जिनमें 12 महीने पानी होता है। अब हम देख लेते हैं कि एल्टीट्यूड जो है ये क्या होता है। तो एल्टीट्यूड जो है ये समुद्र तल से
वस्तु या फिर स्थान की ऊँचाई होती है। किसी भी वस्तु या स्थान की जो ऊँचाई होती है समुद्र तल से, उसी को हम एल्टीट्यूड कहते हैं और एल्टीट्यूड को हिंदी में तुंगता कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। नुकीली चोटियों वाले पर्वत नवीन हैं जिनका निर्माण कुछ लाख वर्ष पहले हुआ है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला। यानी कि जो नुकीली चोटियों वाले पर्वत होते हैं, जिनकी जो चोटी है वो बिल्कुल इस तरह से एकदम, जैसे यहाँ पे देखिए बिल्कुल इस तरह से होती है नुकीली, उस तरह के जो पर्वत होते हैं इनका निर्माण जो है कुछ लाख वर्ष पहले ही हुआ है और इस कारण इनको हम नवीन पर्वत कहते हैं और इसका उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला। आगे है, छोटे गोलाकार शिखर वाले पर्वत और पहाड़ियाँ काफ़ी पुरानी हैं। उदाहरण के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला। यानी कि जो छोटे और गोलाकार शिखर वाली पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं, वो काफ़ी पुरानी हैं, यानी ओल्ड माउंटेन्स उनको कहते हैं और इसका उदाहरण है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे पहाड़ियाँ आई, तो पहाड़ियाँ किन्हें कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहाड़ियाँ जो है, जिन पर्वतों की कम ऊँचाई, कम खड़ी ढलान और गोल आकार के शिखर होते हैं, उन्हें पहाड़ी या फिर हिल्स कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो पर्वत होते हैं, वो इस तरह के ऊँचे होते हैं और इस तरह से नुकीले होते हैं उनके शिखर, और जो पहाड़ियाँ होती हैं, वो इस तरह से कम ऊँची होती हैं और ऐसे गोलाकार शिखर वाली होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस मैप में, तो इसमें आपको विश्व की महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, मैदान हैं और पठार हैं, वो आपको देखने को मिल जाएँगे। यहाँ से आपको एक तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है और हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तर में जो है ये वाला हिस्सा, ये तिब्बत का पठार है और हिमालय पर्वत के दक्षिण वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये गंगा-ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से आपको एक ये यूराल पर्वत श्रृंखला दिख रही है यहाँ पे, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है एशिया और यूरोप को अलग-अलग करती है। चलिए अब आगे देखते हैं, पर्वतीय परिवेश यानी पर्वतों पर किस तरह का एनवायरनमेंट होता है। पर्वतों की ढलानों पर प्राय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो पर्वत होते हैं, वहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पर्वतों पर किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे पाइन, देवदार आदि। ये आपको ध्यान में रखना है। जो पहाड़ होते हैं, वहाँ पर बर्फ गिरती है, इसलिए वहाँ पर जो पेड़ होते हैं, वो शंकु आकार के होते हैं, यानी कोन शेप के होते हैं। इस तरह से होते हैं। ऊपर से वो बिल्कुल पतले होते हैं और नीचे आते-आते वो थोड़े चौड़े हो जाते हैं। इस तरह के पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। आगे है, इस तरह के पेड़ों की ऊँचाई अधिक होती है और ये पेड़ शंकु आकार के होते हैं और इनकी पत्तियाँ पतली और नोकदार होती है। यानी कि ये जो पेड़ होते हैं, शंकुधारी वृक्ष होते हैं, इनकी ऊँचाई अधिक होती है और आकार तो इनका शंकु का ही होता है, इसीलिए इनको शंकुधारी वृक्ष कहते हैं और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, वो पतली और नोकदार होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है, अधिक ऊँचाई पर पेड़ों की जगह घास, मॉस और लाइकेन होते हैं। यानी एक ऊँचाई आती है, तो उस ऊँचाई के ऊपर घास पाई जाती है और जैसे-जैसे हम और ऊपर जाते-जाते तो घास का आकार भी छोटा-छोटा होता जाता है। मॉस क्या होता है? तो मॉस के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि मॉस जो है बिना जड़ वाला एक पौधा होता है, जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये पेड़ों की छालों पर, दीवारों पर, पत्थरों पर जो है ये चिपका हुआ होता है। लाइकेन के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि लाइकेन जो है एक मॉस की तरह यानी काई की तरह दिखने वाला एक जीव होता है, जो कि इस तरह का होता है जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये भी पत्थरों पर, पेड़ों पर चिपका हुआ होता है, लेकिन ये जीव होता है और जो मॉस या काई होती है वो वनस्पति होती है और लाइकेन जो है ये एक जीव होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि पर्वतों पर किस तरह के जीव-जंतु पाए जाते हैं। तो पर्वतों पर ठंड अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर जीव-जंतुओं की त्वचा मोटी और घने बाल वाली होती है। और पर्वतों पर जो प्राणी पाए जाते हैं, जीव-जंतु पाए जाते हैं, उनमें है ईगल, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड जिसको हम कहते हैं, ग्रे फॉक्स, भालू आदि। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से जीव जो हैं ये पर्वतों पर पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं पर्वतों पर जीवन किस तरह का होता है, पर्वतीय जीवन के बारे में। तो पर्वतों की ढलान जो है खड़ी होती है, ये आपने देख लिया कि वहाँ पर इस तरह की स्टीप स्लोप होती है, मैदान नहीं होता है। तो इसी कारण कुछ ही घाटियों में कृषि की जा सकती है। इस कारण ढलानों पर वेदिका कृषि की जाती है। खड़ी ढलान होने के कारण जो है कुछ ही घाटियों में कृषि की जा सकती है और जो ढलानें होती हैं वहाँ पर वेदिका कृषि की जाती है और इससे ये भी पता चलता है कि पर्वतों पर कृषि करने के लिए क्षेत्र बहुत कम होता है।
घाटी का शब्द यहाँ पर आया तो घाटी क्या होती है? तो घाटी जो है पहाड़ों का निचला हिस्सा या क्षेत्र होता है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये पर्वत है, ये दूसरा पर्वत है, तो इनके बीच ये वाला जो निचला हिस्सा रह गया ये बिल्कुल प्लेन होता है। तो इस प्लेन को हम घाटी कहते हैं। और ये जो ढलानें हैं, ये ढलानें जो है यहाँ की, इन ढलानों पर वेदिका कृषि की जाती है जिसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। वेदिका कृषि का अर्थ होता है सीढ़ीदार खेतों में कृषि करना, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सीढ़ीदार खेत हैं और यहाँ पर कृषि की जा रही है। तो इसी को वेदिका कृषि कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। खेती से ज़्यादा लोग पशुपालन और पर्यटन पर निर्भर होते हैं। जैसा कि आपने देखा भी कि जो पर्वत होते हैं वहाँ पर कृषि के लिए बहुत कम ज़मीन होती है, जिस कारण लोगों का जो अधिकतर मुख्य व्यवसाय होता है, वो पशुपालन और पर्यटन होता है। पर्यटन पर्वतीय लोगों की आय का प्रमुख साधन होते हैं। पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक स्वच्छ हवा, मनोरम प्रकृति, साहसिक खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण आदि होते हैं। तो पर्वतीय लोगों का पर्यटन जो है वो आय का मुख्य साधन होता है, प्रमुख साधन होता है। और पर्वतों पर पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक जो हैं, आकर्षित करने वाली चीज़ें जो हैं वो हैं स्वच्छ हवा, क्यों पर्वतों पर आप देखते होंगे कि स्वच्छ हवा पाई जाती है। मनोरम प्रकृति होती है, देखने के लिए बहुत सारी सीनरीज़ होती हैं, व्यूज़ होते हैं। इसके अलावा पर्वतों पर साहसिक खेल किए जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण आदि। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये रिवर राफ्टिंग की जा रही है। तो रिवर राफ्टिंग भी जो है ये पर्वतों पर होती है, क्योंकि पर्वतों पर जो नदी है उसका वेग ज़्यादा होता है और रिवर राफ्टिंग वहीं पर होती है जहाँ पर नदी का जो स्पीड है, पानी की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्लाइडिंग की जा रही है। तो इस तरह की एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स हैं वो पहाड़ों पर किए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है पर्यटन ज़्यादा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, पर्वतों पर आपदाएँ, यानी पर्वतों में कौन-कौन सी आपदाएँ आती हैं। तो पर्वतों में आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, भारी हिमपात और आजकल के समय में जो एक बहुत नई आपदा है वो है पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आ जाना। चलिए अब आगे देखते हैं पठारों के बारे में, यानी प्लेटुआ के बारे में। तो पठार जो हैं ऐसी स्थलाकृतियाँ होती हैं जो अपने आस-पास की भूमि से ऊँची उठी हो, जिनकी सतह चपटी हो और कुछ पार्श्व यानी जो साइड्स हैं वो सीधी ढलान वाली हो। यानी कि जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसी स्थलाकृति होती है जो अपने आस-पास की, मान लीजिए आस-पास की भूमि हो गई, इससे ऊपर उठी हो, इस तरह से साइड जो है कुछ स्लोप होनी चाहिए और ऊपरी हिस्सा बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं पठार यानी प्लेटू, जैसा आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, तो पठार भी पर्वतों की तरह नवीन व प्राचीन होते हैं। जैसा हमने अभी पीछे देखा था कि पर्वत जो हैं वो नवीन होते हैं और प्राचीन होते हैं। तो उसी तरह पठार भी नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। इसके अलावा पठारों की ऊँचाई कुछ मीटर से कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। इसके अलावा आगे है, पठारों में खनिजों के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें खनिजों का घर भी कहा जाता है। यानी कि जो पठार होते हैं वहाँ पर अनेक तरह के खनिज पाए जाते हैं और इसी के कारण पठारों को खनिजों का घर कहा जाता है, यानी स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए पूर्वी अफ्रीका का पठार हीरे व सोने के लिए प्रसिद्ध है। भारत का छोटा नागपुर पठार लोहे, कोयले और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि पूर्वी अफ्रीका का जो पठार है वहाँ पर हीरे और सोने का जो है सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। और इसी तरह भारत का जो छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पर लोहे, कोयले और मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, तो पठारों में पर्यावरण विविधता पाई जाती है। कुछ पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ में काली मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यानी कि पठार जो हैं इनमें भी पर्यावरण विविधता पाई जाती है। कुछ पठार जो होते हैं वहाँ पर चट्टानी मिट्टी होती है जिसमें कृषि करना कठिन होता है, वो कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती है। और कुछ पठारों में काली मिट्टी पाई जाती है जो कि ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण वहाँ पर पाई जाती है। और इस तरह की मिट्टी जो होती है काली मिट्टी, वहाँ पर कृषि करना आसान होता है, यानी ये मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए यहाँ पर कृषि करना आसान होता है। आगे है, पठारों में पर्यटन के लिए अनेक आकर्षक जलप्रपात होते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडूर जलप्रपात और पश्चिम घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। कहने का अर्थ यह है कि पठारों में भी पर्यटन होता है। जिस तरह से लोग पहाड़ों पर पर्यटन पर निर्भर होते हैं, उसी तरह पठारों पर भी लोग पर्यटन पर निर्भर करते हैं। पर्यटन के लिए पठारों में भी बहुत सारी आकर्षक चीज़ें पाई जाती हैं, जिनमें से जलप्रपात भी एक है। और उदाहरण इसमें दिए गए हैं जलप्रपातों के।
एक जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि जाम्बेजी नदी पर है, दक्षिण अफ्रीका में। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास उदाहरण दिया गया है, वो दिया गया है छोटा नागपुर के पठार का, जो झारखंड में है। वहाँ पर स्वर्णरेखा नदी पर हुंडूरू जलप्रपात है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो हमारे पास उदाहरण दिया गया है, वो दिया गया है जोग जलप्रपात का, जो कि शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। इसको भी ध्यान में रखना है, यहाँ से भी जो है प्रश्न आपके लिए बन सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं मैदानों के बारे में। तो मैदान जो है ऐसी स्थलाकृतियाँ होती हैं जो सपाट या हल्की तरंगित धरातल वाली होती हैं। इनमें घाटियाँ व पहाड़ियाँ नहीं होती हैं। यानी कि मैदान जो होते हैं वो ऐसी स्थलाकृतियाँ होती हैं जो या तो बिल्कुल इस तरह से सपाट हो या फिर हल्की तरंगित हो इस तरह से। तो इनको हम मैदान कहते हैं। इसके अलावा मैदानों की जो सामान्यतः ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से 300 मीटर तक होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे पर्वत जो होते हैं वो 900 मीटर से कम ऊंचाई वाले नहीं हो सकते हैं, उसी तरह मैदान जो है ये 300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र नहीं हो सकता है। और समुद्र तल क्या होता है? तो समुद्र तल जो है ये होता है समुद्र की सतह पर औसत स्तर, यानी समुद्र की सतह का जो औसत स्तर है उसको हम समुद्र तल कहते हैं। आगे है मैदानों का निर्माण पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियों से होता है। यानी मैदान जो है इनका निर्माण जो पर्वत श्रृंखलाओं से नदियां निकलती है उनके कारण होता है। नदियां रेत, चट्टानों के कण और गाद को मैदानों में इकट्ठा करती हैं, जिसे तलछट कहा जाता है। इससे मैदान में मिट्टी उपजाऊ होती है। यानी कि नदियां जो है वो अपने साथ पर्वतीय क्षेत्रों से रेत, चट्टानों के कण और गाद को लाती हैं और उसको मैदानों में निक्षेपित कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं, जिसको हम तलछट कहते हैं, यानी सेडिमेंट कहते हैं। और ये सेडिमेंट जो होता है ये उपजाऊ होता है, यानी इससे मैदानों में उपजाऊ मिट्टी बनती है, जिससे कृषि करने को हमारे लिए आसानी हो जाती है। मैदानों में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि मैदानों में जो क्या होता है, मैदानों में सेडिमेंट होता है और सेडिमेंट जो है उपजाऊ होता है। तो इसके कारण यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय, मुख्य कार्य जो हो जाता है वो कृषि करना हो जाता है। अब आगे देखते हैं मैदानी जीवन, यानी मैदानों पर किस तरह का जीवन होता है। सबसे पहले इसमें है कि मैदान जो है ये जनसंख्या का केंद्र होते हैं, यानी मैदानों में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। इसमें है कि आरंभिक सभ्यताओं का निर्माण नदियों के उपजाऊ मैदानों में हुआ है। आज भी अधिकतर जनसंख्या मैदानों में रहती है। भारत की कुल जनसंख्या की एक चौथाई से अधिक जनसंख्या गंगा के मैदान में रहती है, लगभग 40 करोड़। यानी कि जो आरंभिक सभ्यताएं हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, इस तरह की जो सभ्यता है उनका निर्माण नदियों के उपजाऊ मैदानों में हुआ है। इसी तरह आज भी अधिकतर जो जनसंख्या है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका एक चौथाई से अधिक भाग जो है वो गंगा के मैदान में रहता है। यानी कि लगभग 40 करोड़ लोग जो हैं वो गंगा के मैदान में रहते हैं। मान लीजिए भारत में 100 लोग रहते हैं, तो 100 लोगों में से इतने बड़े भारत में 40 लोग केवल गंगा के मैदान में रहते हैं। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो जनसंख्या का केंद्र होते हैं। आगे है कि मैदानी क्षेत्रों में जो है वो खेती आसान होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो मैदानों में खाद्य और रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, कपास और जूट। इस तरह की फसलें जो हैं ये मैदानों में उगाई जाती हैं। खाद्य फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम खाते हैं। रेशेदार फसलें ऐसी होती हैं जिनसे हमें रेशा मिलता है। तो चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा ये कैसी फसलें हैं? ये खाद्य फसलें हैं, इनको हम खाते हैं। और रेशेदार फसलों में हमारे पास आ गए कपास और जूट, इनसे हमें रेशा मिलता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं, अलग-अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मैदानों में उगाई जाती हैं इस तरह की फसलें। आगे देखते हैं, कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है, परंतु कुछ वर्षों में नहरों, भूमिगत जल का प्रयोग होने लगा है। इससे भूमिगत जल में गिरावट होने लगी है। भविष्य में जल की चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके साथ मैदानों में कुछ और भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या और प्रदूषण, यानी कि भारत में जो मुख्यतः कृषि होती है वो वर्षा पर निर्भर करती है, परंतु कुछ वर्षों से हम नहरों और भूमिगत जल का प्रयोग भी खेती के लिए करने लग गए हैं। इसके कारण ऐसा हुआ है कि जो भूमिगत जल है उसमें गिरावट होने लगी है। भूमिगत जल में गिरावट होने के अलावा भी मैदानी क्षेत्रों में और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि जनसंख्या और प्रदूषण की। जैसा कि हमने देखा कि अधिकतर जो लोग हैं वो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, इससे वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और जहाँ जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर प्रदूषण भी अधिक होने लगता है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं
मैदानी क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही हैं। अब आगे हम देखते हैं तो आसान ज़िंदगी, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में आसान ज़िंदगी होती है। तो इसमें है मैदानों में हल्की ढलान होती है, जिसके कारण यहाँ पर नदी का वेग कम होता है। यहाँ पर वह नहीं, यहाँ पर होगा वह नौका संचालन आसान होता है, जिससे बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को सहायता मिलती है। आगे है संस्कृति। संस्कृति में है नदियों का महत्व, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें है कि नदियाँ जो हैं वो सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं। लोग नदियों के स्रोत एवं संगम को पवित्र स्थान मानते हैं। इन स्थानों पर बहुत से त्योहारों का आयोजन किया जाता है। यानी कि मैदानी जीवन में जो है मैदानी क्षेत्र जो है वो सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं, विशेषकर नदियों के कारण। नदियाँ जो हैं ये सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं और लोग जो हैं वो नदियों के स्रोत को, यानी जहाँ से वो निकलती हैं, उद्गम होता है उनका उस स्थान को, और जहाँ पर एक से अधिक नदियाँ मिलती हैं, उस स्थान को पवित्र मानते हैं। और जहाँ पर ऐसे स्थान हैं, वहाँ पर अनेक त्योहारों का आयोजन किया जाता है। इसमें है हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है कुंभ का मेला, जो कि प्रयागराज में लगता है, त्रिवेणी संगम पर। यानी वहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। तो ये हमने बात की पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में और मैदानों के बारे में। वहाँ पर जीवन कैसा होता है, ये होते कैसे हैं, तो ये सारी बात रही इनके बारे में। अब इनके बारे में एक कंपैरिज़न कर लेते हैं। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है, ये इससे हमें पता लग जाएगा। तो ये कंपैरिज़न जो है हम आकार के हिसाब से करेंगे, ऊँचाई के हिसाब से करेंगे, और वहाँ पर सबसे ख़ास बात क्या है उसके हिसाब से करेंगे, और इंसान यानी मनुष्य का वहाँ पर मुख्य काम क्या होता है उसके अनुसार करेंगे। तो आकार की बात करें तो पर्वत जो है वो नुकीली शिखर और खड़ी ढलान वाले होते हैं। पठार जो है ये ऊँटी हुई ज़मीन होती है जो कि ऊपर से चपटी होती है, यानी कि समतल होती है। और मैदान जो है बिल्कुल सपाट होता है, यानी फ्लैट होता है। तो मैदान इस तरह से होते हैं बिल्कुल, और पठार जो है ये इस तरह से होते हैं, और पर्वत जो है ये इस तरह से होते हैं। ऊँचाई की बात करें तो पर्वत जो है बहुत ऊँचे होते हैं, पठार जो है मीडियम होते हैं, यानी ना तो ज़्यादा ऊँचे होते हैं और ना ही ज़्यादा कम ऊँचाई वाले होते हैं। और मैदान जो है ये समुद्र तल से अधिकतम 300 मीटर की जो ऊँचाई वाले क्षेत्र होते हैं उसको कहते हैं। खास बात क्या है? तो खास बात ये है कि पर्वतों से अधिकतर नदियों का उद्गम होता है। पठार जो हैं ये खनिजों का खजाना है, यानी यहाँ पर अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इनको खनिजों का घर भी कहते हैं। और मैदान जो है ये उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र होते हैं। इंसान या मनुष्य का यहाँ पर मुख्य कार्य क्या होता है? तो पर्वतों पर पर्यटन और पशुपालन जो है मनुष्य का प्रमुख कार्य होता है। पठारों में खनन और पर्यटन जो है ये मुख्य कार्य होता है, और मैदानों में जो है कृषि करना जो है ये मुख्य कार्य होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं अतिरिक्त के बारे में। आपके चैप्टर में इन 3 के अलावा एक और स्थल रूप के बारे में बात की गई है। तो क्या केवल 3 ही स्थल रूप हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विशेषज्ञ जो हैं ये अन्य स्थल रूपों की बात भी करते हैं, जिनमें से मरुस्थल भी एक है। तो अब देख लेते हैं कि मरुस्थल क्या होता है। तो जहाँ कभी-कभी वर्षा होती है और दूर-दूर तक सूखा फैला रहता है, उस क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। यानी जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और दूर-दूर तक जो है सूखा फैला रहता है, उस क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं। अब मरुस्थलों की प्रकारों की बात करें तो मरुस्थल जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं मरुस्थल केवल गर्म हों, कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं, जैसे अफ्रीका का सहारा, भारत का थार। कुछ ठंडे होते हैं, जैसे एशिया का गोबी। कुछ विद्वान अंटार्कटिका महाद्वीप को भी मरुस्थल मानते हैं। यानी कि मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्म और दूसरे ठंडे। और गर्म मरुस्थल के उदाहरण हैं अफ्रीका का सहारा, ये जो है सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत का थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रकार होता है मरुस्थलों का, वो होता है ठंडे मरुस्थल। तो ठंडे मरुस्थलों में आते हैं एशिया का गोबी, और कुछ विद्वान जो हैं वो अंटार्कटिका जो है महाद्वीप, उसको भी मरुस्थल मानते हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, और विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं, मरुस्थलों में जीवन कठिन होता है। यहाँ पर लोगों ने पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाला है। तो मरुस्थलों का जीवन जो है बहुत कठिन होता है। वहाँ पर पीने के लिए पानी बहुत कम होता है, खेती करने के लिए पानी बहुत कम होता है, बहुत सारा क्षेत्र सूखा होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठंड वाले जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पर जो है जीवन बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर लोग रहते हैं उन्होंने अपने आप को इसके अनुसार, यानी मरुस्थलों के अनुसार ढाल लिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मरुस्थल में या किसी भी स्थान के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? ये हमने इस चैप्टर की शुरुआत में बात की थी। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको इसका जवाब जो है बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अब हम देखेंगे जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो पहला फैक्ट जो है ये है वर्षण के बारे में कि वर्षण क्या होता है। तो वर्षण जो है ये होता है वायुमंडल से
भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना। तो चाहे वो बर्फ के रूप में गिरे, चाहे पानी के रूप में गिरे, चाहे ओलावृष्टि के रूप में गिरे, तो उसको हम वर्षण कहते हैं। दूसरा फैक्ट है कि एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। और इसका अन्य नाम जो है सागरमाथा है नेपाल में, जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी। तिब्बत में इसे चोमेलुंगमा कहते हैं और इसका अर्थ होता है जगत जननी। यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई जो है 8,849 मीटर है। अब आगे देखते हैं। आगे है कि गंगा नदी जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। साथ में यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। अंग्रेजी में इसे गंगेस कहा जाता है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां यमुना, घाघरा हिमालय से निकलती हैं, सोन विंध्याचल श्रृंखला से निकलती है। यानी कि गंगा नदी जो है ये हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है और इसी के साथ ये भारत की भी सबसे लंबी नदी है। अंग्रेजी में हम गंगा नदी को गंगेस कहते हैं। और गंगा नदी की जो लंबाई है ये 2500 किलोमीटर है। और गंगा नदी की 3 मुख्य सहायक नदियाँ हैं, जिसमें है घाघरा और यमुना, जो कि हिमालय पर्वत से निकलती हैं, और सोन नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अब आगे देखते हैं। बिछिंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इन्हें 1984 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण दिया गया है। यानी कि बिछिंद्री पाल जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 1984 में की थी। इसके अलावा 1984 में इन्हें पद्मश्री और 2019 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, यानी उससे सम्मानित किया गया था। अब आगे बात करते हैं। अरुणिमा सिन्हा 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम विकलांग महिला हैं। इसके साथ इन्होंने हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है। 2015 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है। यानी कि विश्व की प्रथम विकलांग महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो थी अरुणिमा सिन्हा, और ये माउंट एवरेस्ट पर 2013 में चढ़ी थी। और इसके अलावा इन्होंने हर महाद्वीप के यानी सातों महाद्वीपों की सातों सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है और इन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे है भारत का दक्कन का पठार जो है ये विश्व का पुराने पठारों में से एक है। यानी कि भारत का दक्कन पठार जो है ये विश्व का सबसे पुराना पठार है। आगे है तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। इसे विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार जो है तिब्बत का पठार है और तिब्बत के पठार की जो ऊंचाई है वो 4500 मीटर है और ये सबसे ऊंचा होने के कारण इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की छत भी कहा जाता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और भी एनसीईआरटी नोट्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।